गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और विषय ये है कि हमारी जो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स जो हमारे करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में पढ़ाई जाती हैं, उसमें हिंदू राजाओं का इतिहास कुछ धूमिल सा दिखाया जाता है। और आप अगर ध्यान से पढ़ोगे बुक्स में फ्राम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स हैं, मैंने तो अपने दौर में जितनी भी बुक्स पढ़ी तो उसमें जो है हिंदू राजाओं को एक हल्के में लिया गया है और अच्छे से जो है उन पर प्रकाश नहीं, उनके जीवन और उनके पूरे जीवन में होने वाली गतिविधियों पर अच्छे से प्रकाश नहीं डाला गया। और ज़्यादा फोकस जो है मुग़लों और दिल्ली सल्तनत के जो दूसरे इस्लामिक रूलर्स और उसके बाद जो हमारे ये ब्रिटिश एरा हुआ तो उसमें जो अंग्रेज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ब्रिटिश एरा की जो हिस्ट्री है उसमें तो चलो ठीक है, जो आज़ादी की लड़ाई वगैरह जो है वो दिखाई गई है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कि कॉन्स्पिरेसी आपको बराबर नज़र आती है। अहिंसा वाला जो ये है, क्रांतिकारियों वाला जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का जो हिस्सा था और जो आज़ाद हिंद फौज का जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको कम करके दिखाया गया है और मेनली जो है महात्मा गांधी जी के आंदोलनों पर ही मैन फोकस किया गया है। ठीक है, वो उस दौर के बड़े नेता थे और पब्लिक सपोर्ट उनको काफ़ी अच्छा था, लेकिन आप क्लियरली देखोगे पीछे से लेकर आज़ादी तक का जो इतिहास है उसमें जो है बहुत सी चीज़ों को छुपाया गया है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास जो है ढंग से नहीं बताया जा रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप पढ़ोगे हिस्ट्री, वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन के बाद आप देखोगे फिर राजपूत किंग्स जो आते हैं अपने, उसके बाद जो यहाँ पर इन्वेजन का दौर शुरू होता है तो आप देखोगे कि उसमें यही दिखाया गया है कि हिंदू हारता गया और जो हिंदू राजाओं ने जो स्ट्रगल की, जो युद्ध जीते, उनको अच्छी तरह से हिस्टोरिकल बुक्स में दिखाया ही नहीं गया। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जब सिंध प्रांत के हमारे राजा दाहिर जब हार गए थे, 16 युद्धों में वो जीते और उसके बाद वो जब हार गए तो उनका जब मारा गया तो उसके बाद जो भयंकर नरसंहार हिंदुस्तान में हुआ था, उस एरिया में जो हुआ था वहाँ से कुछ भागे हुए लोग आए, राजा दाहिर की बेटी वगैरह वो भाग कर आई और राजस्थान में बप्पा रावल गहलोत वंश के जो राजा थे उनके पास उनकी शरण में आई और बप्पा रावल को वो सब सुन कर के उनका जो खून खोला और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को संगठित करके एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई और अटैक किया। और वो अटैक करते हुए जो इन्वेडर्स थे उनके पीछे लगे और ईरान तक गए और कहा जाता है उन्होंने कम से कम उधर 10-20 लाख लोगों को मारा था। और उसके बाद उस अटैक का हिस्ट्री में आप देखोगे इतना असर उन इन्वेडर्स पर पड़ा था कि अगले 400 साल तक इंडिया पर कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन वो इतना बड़ा इवेंट जो है आप किसी भी हिस्ट्री बुक में देखोगे, स्कूल करिकुलम में देखोगे, वो कहीं पर पढ़ाया ही नहीं जाता। इतना गौरवशाली इवेंट था वो। बप्पा रावल ने जब अटैक किया था तो ये हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर ने जोधा से शादी की। जो जोधा थी वो तो एक्चुअल में वो राजपूतों की बेटी थी नहीं, वो कोई किसी दासी के साथ उसकी शादी करवाई गई थी। वो पर्शियन दासी थी, स्लेव थी और उसका नाम जोधा भी नहीं था। और वो ये बात जो है फिल्मों में भी ग्लोरीफाई की जाती है, ड्रामों में भी ग्लोरीफाई की जाती है, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि बप्पा रावल ने जब अटैक किया था तो वहाँ के सुल्तानों ने अपनी बेटियाँ दे करके अपने प्राण बचाए थे और उनके साथ उनकी शादियाँ करवाई थी और बप्पा रावल की 35 मुस्लिम बीवियाँ थी। ये हमें कोई नहीं बताएगा। ये हमें कोई नहीं बताएगा कि अकबर का जो वो क्या था, राजा मान सिंह की बीवी, अकबर की बुआ जो थी वो उसकी बीवी थी। तो इस तरह से इतिहास में हमेशा ये दिखाया गया है कि राजपूत जो है डॉन में ही रहा, वो कभी परास्त हारता ही रहा।
और ये लोग बहुत ब्रेव थे और ये लोग जीतते गए। ये बताया जाएगा कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली जीती, ये लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि उसने जान की भीख मांगी, वो कितनी बार आया, कितनी बार गिड़गिड़ाया। और ये नहीं बताया जाएगा कि राणा हमीर देव ने कितनी बार खिलजी को हराया, कितने उसने उसको पकड़ा भी था। वो सब जो है इतिहास में चैप्टर काटे गए। गजनवी के इन्वेजन्स बहुत से दिखाए जाते हैं, लेकिन गजनवी का अंतिम युद्ध कहाँ पर हुआ, गजनवी का ख़ानदान ख़त्म कैसे हुआ, राजा सोहेल देव की जो वो वीर गाथा है जिसमें 15 लाख जो ये इन्वेडर्स थे पूरी तरह से काटे गए थे, उस पर कोई बात नहीं की जाती। तो वो चैप्टर इतिहास से कहीं पर गायब कर दिए गए हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देखें और हो सके तो इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज तो हमारी सरकारें हैं, लेकिन वो सरकारें भी हैं जो तो अभी भी वो करिकुलम हमें वही पढ़ाया जा रहा है जिसमें ये इन्वेडर्स को ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है। महाराणा प्रताप से रिलेटेड आप देखोगे कि थोड़ा सा एक पैराग्राफ जैसा आएगा छोटा सा, और शिवाजी मराठा से रिलेटेड थोड़ा सा, गुरु गोविंद से रिलेटेड थोड़ा सा। तो जिन लोगों ने इतनी स्ट्रगल की, मुग़ल एम्पायर को दिखाया जाए, लेकिन मुग़ल एम्पायर ख़त्म किसने किया उस पर कोई हिस्टोरिकल बुक्स में बात नहीं मिलेगी। उसको गोल मोल करके लिखा गया है। मुग़ल एम्पायर को मराठाओं के राइज के साथ ही मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ है। लेकिन ये जो है काट छांट करके हिस्ट्री को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हमारे सामने पेश किया जाता है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतने साल हो गए हमारी जो सरकार है हिंदूवादी सरकार है, हमें मालूम है हिंदूवादी है, तो वो भी अगर ये सब सुधार नहीं सकते हैं। इंडिया खाली दिल्ली नहीं, अगर दिल्ली में मुग़लों का राज था तो इंडिया इज़ नॉट जस्ट न्यू दिल्ली, बाकी राजा भी थे। इवन जो जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार की थी वो टैक्स देते थे, लेकिन उनकी प्रजा जो है वहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित थी, उनके बारे में भी पढ़ाया जा सकता। लेकिन खाली दिल्ली को ही फोकस करके हमें पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, जो इतने बड़े भूखंड को, हिंदुस्तान कितना बड़ा है, कश्मीर छोड़ो, अफ़गानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक एक पूरा विशाल सब कॉन्टिनेंट है। तो इसमें खाली आप एक दिल्ली पर फोकस कर रहे हो। तो ये जो षड्यंत्रकारी मंसूबे हमारे जो कुछ जिहादी हिस्टोरियंस के रहे हैं, तो इसको मॉडिफाई किया जाना, और अभी भी इस पर कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो रियल हिस्ट्री है, जो इवेंट्स दबाए गए हैं, और वो बाहर लाया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप आगे शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर देख सकें। इतिहास में हमें बताया जाता है कि भारत में कोई आज तक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्डर पैदा नहीं हुआ। तो जो लोग ये बताते हैं तो उन्हें मैं थोड़ा सा उनका ध्यान हिस्ट्री की ओर, वास्तविक इतिहास की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ललितादित्य का राज बीजिंग से लेकर के पर्शिया तक था, इराक ईरान तक था। तो ललितादित्य मुक्तापेड़ा जो कश्मीर के राजा थे, ही वॉज द किंग ऑफ एंटायर एशिया। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य जो था, ही वॉज लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। उस समय का जो नॉन वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था जो विक्रमादित्य के खिलाफ अपनी आवाज़ ये खिलाफ जा सके या उनसे युद्ध करने का सामर्थ्य रख सके। तो उस समय एशिया पर तो डायरेक्ट राज था विक्रमादित्य का, मिडल ईस्ट वगैरह पूरा। उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ भी थी उन पर भी विक्रमादित्य का प्रभाव था। तो ही रूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। उसके बाद समुद्रगुप्त, द ग्रेट कॉन्क्वेरर समुद्रगुप्त, अफ़गानिस्तान से लेकर नीचे श्रीलंका, भूटान तक, और ये थाईलैंड वगैरह ये कंट्रीज़ भी उनके अधीन थी। और लॉन्गेस्ट रूलिंग जो एम्पायर था हमारे राजेंद्र चोला, जो फर्स्ट नेवी वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर किसी के पास थी तो महाराजा राजेंद्र चोल के पास जो था नेवी थी। और उन्होंने पूरा जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी वो पूरी कॉन्क्वर कर दी थी। तो ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े एम्पायर बिल्डर्स थे, आप हिस्ट्री में देखोगे कि इस इतिहास को दबाया सा गया है, इसे अच्छे से पेश नहीं किया जाता, इसे छुपाया सा गया है।
और हमेशा ये बताया गया कि हिंदुस्तान के राजा वीक थे और हिंदुस्तान ने कभी एम्पायर बिल्ड नहीं किया। ये बात है कि जिस तरह से फॉरेन इन्वेडर्स आए और वो इंडिया में आके बस गए, और हमारे राजा जो गए और जीते और वापस आ गए, वो बाहर बसे नहीं। और इसके पीछे रीज़न सिंपल था, विदेशों में इतनी डेवलपमेंट थी नहीं कि यहाँ से जा कर के आप उधर जाओ और उधर जाके बसो। हिंदुस्तान उस समय वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री थी। इकॉनमी वर्ल्ड की आप देखोगे पिछले 300 साल तक वर्ल्ड की 70% इकानमी जो थी इंडिया की थी। इंडिया वाज द टॉप मोस्ट इकानमी। तो ये जो है, अब मान लो कि आप यहाँ से जाते हो, रोमन एम्पायर पे अटैक करते हो। रोम क्या, रोम एक ही सिटी थी। रोम वाज वन सिटी एंड वन स्मॉल एम्पायर। उसको अगर आप जीत लो, उधर जाके आप एम्पायर बिल्ड, राजाओं का जो क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आपको बहुत सारी किंगडम मिलती थी। तो जो राजा जिसको युद्ध करने और जीतने का चाह होती थी, तो वो उसकी सारी वो इधर ही सेटिस्फाई हो जाती थी। और सारे के सारे जो सिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा समृद्ध थी कि वो यहाँ से बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मान लो आप यहाँ से जाते हो मिडल ईस्ट में, उधर था ही क्या जो हम उधर जाके उधर अटैक करते और उधर एम्पायर बिल्ड करते। पूरा वर्ल्ड उतना ज़्यादा डेवलप था ही नहीं। इन भारी लोगों का इंडिया में आकर बसने के लिए करोड़ों रीज़न थे। हमारे पास कोई रीज़न था ही नहीं कि हम यहाँ से छोड़कर बाहर जाते। एक तो हमारी कंट्री इतनी हरी भरी है और इतना ज़्यादा कृषि समृद्ध देश है, धन धान्य से संपन्न था हमारा भारत, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ से जा कर के बाहर बसने का हमारे पास रीज़न कोई नहीं था। हाँ, इंडिया में आने के लिए विदेशियों के पास करोड़ों रीज़न था। और जैसा रोमन एम्पायर था, एथेंस था, ग्रीक था, इजिप्ट था, वैसे छोटे छोटे एम्पायर तो इंडिया में, किंगडम में इंडिया में हज़ारों के करीब थी। फ्राम कश्मीर टू आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, जब सिकंदर इंडिया में आया तो अकेले पंजाब में उसने ऊपर पंजाब के एरिया में ही उसने कहा जाता है कि 1100 सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया। तो इतने से एरिया में अगर 1100 सिटीज़ थी तो फिर छोड़ो इंडिया में कितने ज़्यादा सिटीज़ थी। और वो जो सिकंदर जो वर्ल्ड जीतता हुआ आया था, तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के छोटे से राजा से, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, राजा पुरुषोत्तम कोई बड़ा राजा नहीं था, छोटे से राजा से परास्त हो गया था। तो उस समय हिंदुस्तान का लेवल क्या था। और जो इंडिया की मैन डायनेस्टी थी, नंद वंश, धनानंद, उसकी आर्मी तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी थी। और छोटी सी जंग से सिकंदर की आर्मी इतनी ज़्यादा, पर हमें तो ये बताया जाता है कि सिकंदर ने पोरिस को जीवित छोड़ा, लेकिन कई इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिकंदर वो जंग हारी थी, सिकंदर ने जान की भीख मांगी और सिकंदर ज़ख्मी हालत में यहाँ से चला गया, उसकी बैकबोन टूट गई थी और वो एंड में तड़प तड़प कर मरा। तो ये जो रियल हिस्ट्री है, इसको थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पेश किया गया है। और एक इंग्लिश मूवी, एक अमेरिकन मूवी में भी ये बात दिखाई गई है कि सिकंदर ने वो जंग हारी थी। और राजा पुरू के जो सिक्के मिलते हैं उस पर भी ये बात बताई जाती है। लेकिन हमें बताया था कि सिकंदर बहुत महान था। आम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारना, सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना, जलाना, इस तरह के लोगों को ये लोग महान मानते हैं। और आप देखो हमारे हिंदू राजा जब भी लड़ते थे, सेना टू सेना फाइट होती थी, राजा टू राजा फाइट होती थी, जो अपनी सिटीज़ होती थी, गांव होते थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वर्ल्ड हिस्ट्री में इतनी सिविलाइज्ड जंगें कहीं नहीं होती थी। पानीपत के एक जंग में तो ऐसा, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि जंग लगी हुई थी, राजा लड़ रहे थे और जो खेत लगाने वाले थे, किसान थे, वो बैल लेकर के जा रहे थे, हल लेकर के जा रहे थे। और उनसे पूछा, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने पूछा कि आप इधर लड़ रहे हो, इधर जंग लगी हुई है और आप खेत जोतने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा ये राजा तो लड़ते रहते हैं, हमें इससे क्या लेना देना। तो जो लोग ये जातिवाद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हें ये बात भी देखनी चाहिए कि जब जातिवाद का एक फ़ायदा ये होता था, राजा आपस में लड़ते रहते थे, सेना आपस में लड़ती रहती थी, मैक्सिमम प्रजा जो होती थी वो सेफ रहती थी, उसको कोई पूछता था नहीं था। किंगडम्स बदलती रहती थी, नई किंगडम आती थी, लेकिन प्रजा उससे आहत नहीं होती थी। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में या मिडल ईस्ट में क्या होता था, जब भी अटैक होता था वो पूरी सिटी को ही तबाह कर देते थे और पूरे लोग इन्वॉल्व हो जाते थे जंग में। तो यहाँ पर वैसा नहीं था, राजा आपस में लड़ेंगे, सेना आपस में लड़ेगी। और ये जातिवाद भी शुरुआत में जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था। बाद में ये फिर
थोड़ा सा मान्यताओं के आधार पर आ गया, जब थोड़ा लोगों में नॉलेज की कमी हो गई, ये गलत है। लेकिन इसका भी जो है देखा जाए तो आम प्रजा को फ़ायदा ही होता था, क्योंकि आम प्रजा जंग में नहीं मारी जाती थी।